हेलो एवरीवन। मेरा पहला टॉपिक है एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसका हिंदी में नाम है मौद्रिक नीति समिति। तो इसकी जो स्थापना है, इसके गठन जो है वो आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन करके किया गया। तो आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन करके उसकी धारा 45 जेड बी के अंतर्गत इसके गठन करने का प्रावधान किया गया। और एमपीसी को गठन करने का कार्य सरकार द्वारा ही किया जाता है। सरकार एमपीसी का गठन करती है। एमपीसी का उद्देश्य यानी इसका कार्य होता है मुद्रास्फीति दर और आर्थिक समृद्धि दर से संबंधित जो नीतिगत लक्ष्य होते हैं, नीतिगत ब्याज दरें होती हैं, उनको निर्धारित करने का कार्य एमपीसी करता है। तो एमपीसी में कुल छः सदस्य होते हैं। 6 सदस्यों वाली एमपीसी बनती है। और एमपीसी के उद्देश्य क्या होते हैं? तो एमपीसी का पहला उद्देश्य ये होता है कि मौद्रिक नीति की समीक्षा में अधिक से अधिक जवाबदेहिता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना, खुलेपन को बढ़ावा देना, कोई उसमें गोपनीयता ना रह जाए। तो उसमें मौद्रिक नीति की जब समीक्षा की जाती है, जो कि आरबीआई द्वारा किया जाता है, उसमें जवाबदेहिता एंड पारदर्शिता बढ़ावा को देने का उद्देश्य जो है एमपीसी का होता है। एंड ये जो है जो ब्याज दरें होती हैं, मुद्रास्फीति दर होती है, मुद्रास्फीति दर को जो है उसके लक्ष्य तक, जो उसके नीतिगत लक्ष्य होते हैं, यानी मैंने बताया था कि हर 5 वर्ष में एक बार सरकार और आरबीआई के द्वारा जो मुद्रास्फीति दर का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। तो जो वो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, उसी लक्ष्य के अनुरूप जो है मुद्रास्फीति दर को बनाए रखने का कार्य जो है एमपीसी के द्वारा किया जाता है। तो ये जो दो महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है एमपीसी के द्वारा किया जाता है। एंड एमपीसी की कार्यप्रणाली क्या होती है? तो एमपीसी में जो है कुल 6 सदस्य होते हैं। तो एमपीसी के कुल 6 सदस्यों में से 3 सदस्य आरबीआई के द्वारा और 3 सदस्य सरकार के द्वारा उसमें शामिल होते हैं। 3 सदस्य आरबीआई के द्वारा मतलब एक गवर्नर होता है, एक उप गवर्नर और एक सदस्य केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता है। तो ये 3 जो सदस्य होते हैं वो आरबीआई द्वारा एमपीसी में शामिल होते हैं और 3 सदस्य सरकार द्वारा। तो जो 3 सदस्य सरकार द्वारा इसमें शामिल होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों से जो है एक अर्थशास्त्री ज्ञाता एंड जो है ज्ञाता होते हैं। तो वो जो 3 अर्थशास्त्री एंड 3 सदस्य आरबीआई से एमपीसी में शामिल होते हैं। एंड जो है आरबीआई के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का कार्य जो है ये 6 सदस्य करते हैं। एंड जो है और जो है जो 3 सदस्य है वो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। और एमपीसी में जो है एमपीसी की जो अध्यक्षता होती है वो गवर्नर द्वारा किया जाता है। गवर्नर जो एमपीसी का अध्यक्षता करते हैं। और जो है एमपीसी में जो निर्णय होता है, निर्णय का प्रक्रिया वो बहुमत के आधार पर लिया जाता है। बहुमत यानी वोटिंग कराया जाता है। किसी भी निर्णय को जो है लागू करने के लिए वोटिंग कराया जाता है, उसी आधार पर जो है इसके निर्णय लिए जाते हैं। एंड समिति का जो है एक वर्ष में न्यूनतम जो है 4 बैठकें होना अनिवार्य होता है। और हर बैठक में 4 सदस्यों का कोरम होना चाहिए, मतलब 4 सदस्य एक बैठक में उपस्थित होने चाहिए। एंड एमपीसी के प्रत्येक सदस्य के पास, यानी जो कि 6 सदस्य होते हैं, प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट देने का अधिकार होता है। तो एक सदस्य एक ही वोट दे सकता है। और जब वोट बराबर होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब दोनों साइड के वोट बराबर हो जाते हैं, तो उस स्थिति में जो है गवर्नर के पास यह अधिकार होता है, यानी शक्ति होती है कि वो एक निर्णायक वोट दे सकता है। तो निर्णायक वोट देने का अधिकार जो है गवर्नर को होता है। एंड एमपीसी का जो निर्णय लिया जाता है, एमपीसी के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, उसको जो तर्क सहित जो है 14 दिनों के अंदर जो है उसको सार्वजनिक कर दिया जाता है। 14 दिनों के अंदर उसको प्रकाशित कर दिया जाता है सार्वजनिक रूप से। तो इस प्रकार जो है इसके निर्णयों को जो है 14 दिन में प्रकाशित कर दिया जाता है। एंड जो है एमपीसी जो है हर 6 महीने में एक बार जो है मौद्रिक नीति रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करती है। और इस रिपोर्ट में ये होता है कि आगे जो है मुद्रास्फीति दर की क्या स्थिति रहने वाली है, इसका जो है इसका भी जो अनुमान लगाया जाता है इस रिपोर्ट के जरिए। तो हर 6 महीने में जो है एमपीसी जो है मौद्रिक नीति रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आधार दर, बेस रेट क्या होता है? तो बेस रेट जो है ये जो है जब अनुसूचित व्यापारिक बैंक होते हैं, वे जिस ब्याज दर पर जो है ग्राहकों को ऋण देते हैं, हम उसी को बेस रेट कहते हैं। तो जिस ब्याज दर पर ग्राहकों को ऋण देने का कार्य करते हैं उसी को बेस रेट कहते हैं। और कोई भी बैंक जो है बेस रेट से कम ब्याज दर पर जो किसी भी ग्राहक को ऋण नहीं दे सकता है और नहीं देता है। और
बेस रेट जो होता है प्रत्येक बैंक का अलग अलग होता है, प्रत्येक बैंक का अलग अलग होता है, क्योंकि जो है बेस रेट निर्धारण का अधिकार स्वयं बैंकों को होता है। तो प्रत्येक बैंक अपने लाभानुसार, अपने लाभ के अनुसार जो है अपने बेस रेट में परिवर्तन करते रहते हैं, अपने बेस रेट का निर्धारण वो खुद करते हैं। तो इसीलिए प्रत्येक बैंक का जो बेस रेट अलग अलग देखा जाता है। नेक्स्ट है प्राइमरी उधारी दर क्या होता है। प्राथमिकता उधारी दर जो होता है, ये जो बैंक होते हैं वे अपने विश्वास पात्र ग्राहकों को, मतलब बैंकों को ये पता रहता है कि कौन ग्राहक जो है जल्दी उनके ऋण को चुका देगा, क्योंकि वो व्यक्ति के जो है बैंक बैलेंस या फिर व्यक्ति के जो है फाइनेंशियल बैकग्राउंड से उनको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो है समय पर उसके ऋण को चुका देंगे। तो वैसे अपने विश्वास पात्र ग्राहकों के लिए जो है बैंक जो है उनके लिए अलग उधारी दर का, ब्याज दर का निर्धारण करते हैं, अलग ब्याज दर पर जो उन ग्राहकों को ऋण देते हैं, तो हम उसी को प्राथमिकता उधारी दर कहते हैं। एंड जो है मौद्रिक संचरण की समस्या, नेक्स्ट है मौद्रिक संचरण की समस्या क्या होती है। तो जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था है, बैंकिंग व्यवस्था मौद्रिक संचरण जो है उचित ना होने के कारण जो है इसकी समस्या देखने को मिलती है। तो इस प्रकार जो मौद्रिक संचरण की समस्या हमें देखने को मिलती है मौद्रिक नीति का जो है अधिक अच्छे ढंग से पालन न होने पर, क्योंकि जब मैंने बताया था कि मौद्रिक नीति जो है दो प्रकार की होती है। मौद्रिक नीति दो प्रकार की होती है, एक सस्ती मौद्रिक नीति होती है, एक कठोर मौद्रिक नीति होती है। जब सस्ती मौद्रिक नीति की स्थिति आती है तो उस स्थिति में जो बैंक होते हैं अपने ब्याज दरों का जो है ब्याज दर में परिवर्तन नहीं करते हैं। वो इस सस्ती मौद्रिक नीति के अनुसार अपने जो है ग्राहकों को ऋण देने के लिए ब्याज दर को चेंज नहीं करते हैं। तो इस स्थिति में जो है ग्राहक जो है सस्ती मौद्रिक नीति का लाभ नहीं उठा पाते हैं, वे लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए जो है सस्ती मौद्रिक नीति का ग्राहकों को भी लाभ मिले, तो इसलिए जो है आरबीआई ने जो है बैंकों के बेस रेट के निर्धारण के लिए एक फार्मूला प्रस्तुत किया जिसे हम MCLR कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट। तो ये जो MCLR है इसका निर्धारण जो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है बैंक अपने उधारी दर में परिवर्तन कर सकते हैं। बैंक अपने उधारी दर में परिवर्तन जो अपने फंड की सीमांत लागत से कर सकते हैं। बैंक अपने उधारी दर में परिवर्तन जो है बाहरी बेंचमार्क से कर सकते हैं। तो MCLR का निर्धारण जो है हर मासिक आधार पर जो है किया जाएगा, हर मासिक आधार पर जो है इसमें चेंज किया जाएगा। तो आरबीआई ने कहा कि MCLR के अनुसार जो है प्रत्येक बैंकों को अपने बेस रेट का निर्धारण जो है फंड की सीमांत लागत के आधार पर करना चाहिए, और CRR में हुए लाभ यानी लाभ के आधार पर, यानी CRR में हुए जो है CRR के कारण पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के आधार पर भी उन्हें अपने बेस रेट में परिवर्तन करना चाहिए। तो इसलिए MCLR जैसे जो है फार्मूला को प्रस्तुत किया गया ताकि जो है ग्राहकों को मौद्रिक नीति का जो है लाभ पहुंचाया जा सके। तो MCLR का जो उद्देश्य होता है मौद्रिक संचरण की समस्या को जो है कम करना था, ताकि जो है मौद्रिक नीति का जो अधिक पारदर्शी तरीके से जो लाभ उठाया जा सके और इसको जो है पालन किया जा सके। तो नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। तो MCLR का भी निर्धारण सही ढंग से नहीं हो पाने के कारण मौद्रिक संचरण की समस्या सुलझ नहीं पा रही थी, मौद्रिक संचरण की समस्या कम नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो MCLR भी उचित ढंग से इसका कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा था। तो इसीलिए जो है इस सुधार नहीं हो पाने के कारण MCLR की वजह से डॉक्टर जनक राज्य समिति की अध्यक्षता में जो है एक सिफारिश प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर जनक राज की अध्यक्षता में जो एक समिति प्रस्तुत की गई, जिस समिति में जो है समिति ने बैंकों के उधारी दर को जो है कहा कि बैंकों के उधारी दर को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने के लिए कहा, ताकि जो है तो इस समिति की सिफारिश के अनुसार जो है प्रत्येक बैंक को अपने बेस रेट में कई अर्थों में जो है उनको अपने बेस रेट को परिवर्तित करना चाहिए। पहला तो सिफारिश किया समिति ने कि पहला तो बैंकों को अपनी बेस रेट में बाहरी बेंचमार्क जैसे कि रेपो रेट से लिंक कर देना चाहिए, ट्रेजरी बिलों के जो है 90 दिन के हुए प्रतिफल से उनको लिंक कर देना चाहिए, ट्रेजरी बिलों के 30 दिन के हुए प्रतिफल से उनको लिंक कर देना चाहिए, या फिर FBIL के हुए परिणामों से उनको लिंक कर देना चाहिए। तो इन आधारों पर जो इस समिति ने कहा कि इन आधारों पर जो बैंक अपने बेस रेट परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस समिति डॉक्टर जनक राज समिति की सिफारिश के अनुसार जो है ज़्यादातर बैंकों ने जो है अपने बेस रेट को जो है रेपो रेट से लिंक कर लिया। तो इस प्रकार जो है इस समिति की सिफारिश जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट है रेपो लिंक लैंडिंग रेट। तो आरबीआई ने अक्टूबर 2019 में सभी बैंकों के लिए फ्लोटिंग रेट वाले व्यक्तिगत ऋण
खुदरा उधारी दर, एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण। तो इस कैटेगरी के इस प्रकार के जो ऋण होते हैं उनके लिए जो है सभी बैंकों को अपनी उधारी दर को जो है यानी बेस रेट को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना अनिवार्य कर दिया। मतलब इन कैटेगरी में इन प्रकार के ऋणों के लिए जो है बैंक ऐसे अपने मर्जी से जो है ग्राहकों को ब्याज दर का ऋण नहीं दे सकते हैं। उनको बाहरी बेंचमार्क से लिंक करके ही ग्राहकों को ऋण देना है इस प्रकार के ऋणों में। तो अतः इस प्रकार अधिकांश बैंक जो थे उन्होंने अपने बेस रेट को बाहरी बेंचमार्क से यानी रेपो रेट से लिंक कर लिया। और जो कि रेपो रेट को जो कि उसे तिमाही आधार पर बदला, मतलब 3 महीने पर जो है बैंक अपने बेस रेट में परिवर्तित करेंगे रेपो रेट के आधार पर। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है जो मौद्रिक संचरण की समस्या थी उस प्रक्रिया में जो पारदर्शिता लाना था और उसमें कमी करना था। तो इससे जो है ब्याज दरों में पारदर्शिता देखने को मिली। समय पर जो है इसको समय पर अपडेट किया जाने का जो है देखा गया कि इससे जो है समय पर अपडेट करने की वजह से जो है उसमें जो है आधुनिकता बनी रही एंड जो है उधार लेने वालों को भी काफ़ी लाभ मिला इससे। तो इस प्रकार जो है इस मौद्रिक संचरण की समस्या जो काफ़ी हद तक जो है सुधर गई। नेक्स्ट है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं? तो वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं वो संस्था होती है वाणिज्यिक बैंक जो कि जमा को स्वीकार करती है और अपने ग्राहकों को उत्पादन और उपभोग और निवेश के लिए ऋण देती है। उसी को हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। तो जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं ये भी एक बैंकिंग का कार्य कर रहे होते हैं, इसीलिए जमा स्वीकार करते हैं और ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण देते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक होते हैं। तो हमारे देश में बैंकिंग जो है 5 प्रकार का होता है। एक तो होता है कोर बैंकिंग, दूसरा होता है लीड बैंकिंग, तीसरा शैडो बैंकिंग, चौथा होता है विकास बैंकिंग और पांचवा यूनिवर्सल बैंकिंग। तो पहला जो कोर बैंकिंग है, कोर बैंकिंग के जो अधिकांश शाखाएं होती हैं ये इंटरनेट से लिंक होती हैं। तो जो ग्राहक होते हैं कोर बैंकिंग की किसी भी शाखा से जो बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। तो ये रहा कोर बैंकिंग। नेक्स्ट है लीड बैंकिंग। क्या होता है? लीड बैंकिंग में जो सभी बैंक परस्पर एक साथ जुड़कर जो है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने पर जो है ध्यान देते हैं, बढ़ावा देने पर अधिक सशक्तता से जो है कोशिश करते हैं। तो लीड आरबीआई द्वारा जो है हमारे भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में एक बैंक को जो लीड बैंक की भूमिका निभाने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो जो लीड बैंक का कार्य होता है वो समावेशी विकास करना होता है। लीड बैंक का कार्य बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे किसी भी समस्या का जो है पहले जो है उसमें समस्या का समाधान करने की कोशिश करना होता है। तो लीड बैंक जो है सभी बैंकों का जो है मानो एक मॉनिटर की तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार लीड बैंक की भूमिका जो है बैंकिंग क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट है शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग जो है ये जो बैंकिंग का पूरा कार्य कर रहा होता है, ग्राहकों को ऋण देने की उनकी जो है आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए ऋण देने का कार्य करता है और जमा भी स्वीकार करता है। तो इस प्रकार जो है शैडो बैंकिंग का पूरा कार्य कर रहा होता है, लेकिन इसको बैंकिंग का लाइसेंस नहीं मिला होता है। मतलब ये बैंक नहीं इसको कहा जाता है, इसीलिए हम इसको शैडो बैंकिंग कहते हैं। तो ये बैंक का जो एक छाया क्षेत्र मात्र होता है, क्योंकि इसमें जो है क्योंकि ये जो बैंक है जो है एक शैडो बैंक की तरह कार्य कर रहा होता है। बैंकिंग का पूरा कार्य तो करता है लेकिन इसको बैंक का लाइसेंस नहीं मिला होता। नेक्स्ट है विकास बैंकिंग। विकास बैंकिंग में होता है कि विकास बैंक जो है किसी एक क्षेत्र को किसी सीमित क्षेत्र में जो है किसी क्षेत्र विशेष में विकास पर ध्यान देते हैं, उस क्षेत्र विशेष में संगठित बाजार पर जो है ध्यान केंद्रित करते हैं। तो विकास बैंकिंग का कार्य होता है कि किसी क्षेत्र विशेष का विकास करना होता है, किसी क्षेत्र विशेष में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना होता है, किसी क्षेत्र विशेष में जो है असंगठित बाजार को सीमित करके संगठित बाजार को बढ़ावा देने का जो है उद्देश्य यानी कार्य होता है इनका। तो इस प्रकार जो है विकास बैंकिंग का ये कार्य होता है। जैसे कि हमारा नाबार्ड जो है एक विकास बैंक है,
नेक्स्ट यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग जो है हमारे दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जो है ऋण देने का कार्य करता है। हम इसीलिए इसको यूनिवर्सल बैंकिंग कहते हैं, क्योंकि हमारे दैनिक जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूर्ति के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है ऋण देने का कार्य करता है यूनिवर्सल बैंकिंग। तो जो विकास बैंकिंग है, विकास बैंकिंग में जो है पहला आता है कृषि विकास। तो कृषि विकास के लिए जो है नाबार्ड जो है वो कृषि विकास की एक बैंक है, जो कि कृषि विकास के लिए जो है कार्य करता है, एक विकास बैंक की तरह जो है कार्य करता है, कृषि विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। एंड औद्योगिक विकास। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास के लिए एसएनबीआई द्वारा जो औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नेक्स्ट है आवासीय विकास। आवासीय बैंक के रूप में जो है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो आवासीय बैंक के रूप में जो एनएचबी जो है आवासीय बैंकिंग रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार जो हर मतलब मेरा ये समझाने का ये था कि हर ऐसे क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निवास क्षेत्र, तो इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं हर क्षेत्र के लिए एक विकास बैंक नियुक्त किया गया है, जो कि विकास बैंकिंग का कार्य करता है उस क्षेत्र के लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक का 2 कार्य होता है। वाणिज्यिक बैंक का 2 कार्य, पहला जो है प्राथमिक कार्य, दूसरा द्वितीय कार्य। प्राथमिक कार्य में इसका कार्य होता है जमा स्वीकार करना और ऋण देना। ये जो जमा 2 प्रकार का स्वीकार करता है, एक तो डिमांड ड्राफ्ट एंड जो है दूसरा ट्रेड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट में सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट का जमा स्वीकार करता है और ट्रेड ड्राफ्ट में आरडी एंड एफडी। ट्रेड ड्राफ्ट में जो आरडी एंड एफडी स्वीकार करता है। तो इस प्रकार जो है और ये जो है ऋण भी कई प्रकार का देता है। एक तो अल्प अवधि वाले ऋण देता है, दूसरा दीर्घ अवधि वाले ऋण देता है, एंड तीसरा जो होता है ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है, एंड जो कैश क्रेडिट की सुविधा देता है। ओवरड्राफ्ट मतलब जो है यह एक अस्थायी ऋण की स्थिति होती है ओवरड्राफ्ट, और इसमें जो है जो ग्राहक होता है उसकी जो वित्तीय परिसंपत्तियों को जो है वित्तीय परिसंपत्तियों का आधार बनाकर जो ऋण दिया जाता है। तो उसकी जो वित्तीय परिसंपत्तियाँ होती हैं उसको आधार बनाकर जो इसमें ऋण दिया जाता है। और वित्तीय परिसंपत्ति जैसे सोना हो गया, सोना एक वित्तीय परिसंपत्ति है। एंड कैश क्रेडिट जो है, कैश क्रेडिट की सुविधा भी एक असुरक्षित ऋण की स्थिति होती है, क्योंकि जो है इसमें भी ग्राहक के भौतिक परिसंपत्तियों को आधार बनाकर ऋण दिया जाता है। भौतिक परिसंपत्ति मतलब ग्राहक के पास कोई कार हो, बाइक हो, कोई ऐसा चीज़ हो, उसके प्रॉपर्टी हो, तो ये भौतिक परिसंपत्तियां हैं। तो इनको आधार बनाकर जो है ग्राहकों को ऋण दिया जाता है कैश क्रेडिट। तो इसीलिए हम इसको कैश क्रेडिट की सुविधा कहते हैं। तो इन प्रकार के जो है ऋण देने का कार्य जो है वाणिज्यिक बैंक करता है। इसके द्वितीय कार्य में होता है ये जो बिल शेयर ट्रांजैक्शन करता है, एंड जो है ट्रस्टी का कार्य करता है। तो इस प्रकार जो वाणिज्यिक बैंक के जो 2 कार्य होते हैं। एंड जो बैंक होता है, एंड जो बैंक होता है भारत में जो बैंक 2 प्रकार के होते हैं। बैंक के 2 प्रकार हैं, पहला है अनुसूचित बैंक, दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक 2 होते हैं, वाणिज्यिक बैंक एंड सहकारी बैंक। वाणिज्यिक बैंक के 3 प्रकार हैं। वाणिज्यिक बैंक के 3 प्रकार हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक एंड विदेशी बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र में एसबीआई आ जाएगा, राष्ट्रीयकृत बैंक आ जाएंगे, और ईटीसी मतलब अन्य भी बैंक आ जाएंगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में। तो सार्वजनिक जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, एंड जो राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं जिनका राष्ट्रीयकरण किया जाता है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में आते हैं। तो राष्ट्रीय बैंक क्या होते हैं, अनुसूचित बैंक क्या होते हैं? तो जो बैंक आरबीआई के जो है मतलब वे सभी बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 की जो है आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध होते हैं, दूसरी अनुसूची में शामिल होते हैं, हम उनको जो है अनुसूचित बैंक कहते हैं। और अनुसूचित बैंक का कार्य जो है आरबीआई के जो है आरबीआई के नियमों का जो है पालन करने का कार्य जो है इन अनुसूचित बैंकों का होता है। एंड बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे होता है? तो जो हमारे बैंक होते हैं, जो बैंकिंग बैंक होते हैं, उनमें जो निजी क्षेत्र द्वारा जो निवेश होता है, तो सरकार द्वारा जो है निजी क्षेत्र के निवेश को, निजी क्षेत्र की पूंजी को हटा दिया जाता है उन बैंकों से, और सरकार उनमें जो खुद पूंजी का निवेश करती है।
तो इस प्रकार जो है इस बैंकिंग व्यवस्था में सरकार की भूमिका को अधिक बढ़ाने के लिए जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, ताकि उसमें निजी क्षेत्र की भूमिका को एकदम हटा दिया जाए। एंड जो है जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था है उसमें राष्ट्रीयकरण करने के कई कारण मौजूद भी होते हैं। कई कारणों की वजह से जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने पर जो है सोचा जाता है। पहला तो ये है कि बैंकिंग व्यवस्था में जो है सरकार की भूमिका में वृद्धि करना होता है। दूसरा, आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं उनमें जो है समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देना होता है। समाजवादी विचारधारा, पूंजीवादी एंड मिश्रित विचारधारा मैंने बताया था। तो इसमें जो है समाजवादी विचारधारा को शामिल करना होता है। कृषि क्षेत्र में निवेश के माध्यम से जो हरित क्रांति को लागू करने के लिए जो उचित मूल्य पर जो है साख सुविधाएं उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य करने के उद्देश्य से एंड जो है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने पर जो ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक होते हैं इनकी स्थापना जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 19 क्षेत्र के द्वारा जो है इनकी स्थापना की जाती है। एंड जो है स्थापना की गई। एंड जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो है संरचना, नियमन और समाप्ति से संबंधित जो दिशा निर्देश होते हैं, जो नियम होते हैं, वो जो है इस अधिनियम के द्वारा ही किए जाते हैं। तो जो वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंकों की तरह जो है केवल लाभ कमाना नहीं होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उद्देश्य, इनका उद्देश्य ये होता है कि अधिक से अधिक साख सृजन किया जाए। उन साख सृजन सुविधाओं के माध्यम से जो है ग्रामीण क्षेत्र का जो है विकास किया जाए। तो इनका जो है लाभ कमाना इनका सिर्फ उद्देश्य नहीं होता। ये लाभ कमाने के साथ साथ जो है अधिक साख सृजन सुविधाओं के माध्यम से ग्राहकों को जो है ग्रामीण क्षेत्रों के जो विकास पर जो ध्यान केंद्रित करने का कार्य करते हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकिंग की संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना जो है किसी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जो 3 संस्थाएं कार्य कर रही होती है। पहला जो होता है केंद्र सरकार की भूमिका इसमें 50% की होती है। दूसरा होता है राज्य सरकार की भूमिका इसमें 15% की होती है। तीसरा जो होता है प्रायोजक बैंक होता है। प्रायोजक बैंक की भूमिका इसमें 35% की होती है। तो जो प्रायोजक बैंक होते हैं, प्रायोजक बैंक का मुख्य कार्य जो है आरआरबी के जो है कर्मचारियों को प्रबंधित करना होता है। आरआरबी के कर्मचारियों को जो परीक्षण देना होता है, उनको जो है गाइडेंस देना होता है। तो आरआरबी की संरचना और कार्यप्रणाली में जो है प्रायोजक बैंक प्रबंधक की भूमिका निभाता है। और जो है जब कभी भी जो है आरआरबी को किसी निवेश यानी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, तो एक निश्चित पूंजी का निवेश करने का भी कार्य जो प्रायोजक बैंक करता है। तो इसीलिए जो है आरआरबी के जो है प्रबंधन क्षमता में वृद्धि करने का कार्य जो है क्षेत्रीय प्रायोजक बैंक द्वारा किया जाता है। इसलिए प्रायोजक बैंक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो भूमिका में एक महत्वपूर्ण संस्था हो जाती है, संस्था के रूप में जो है कार्य करने का कार्य करती है। एंड जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं इनमें जो है कुछ चुनौतियाँ भी देखने को मिलती है। तो इनमें कुछ समस्याएं यानी चुनौतियाँ क्या हैं? पहला तो ये है कि इन बैंकों में जो सरकारी हस्तक्षेप अधिक है। तो सरकार का अधिक हस्तक्षेप होने के कारण जो समितियां होती हैं अपने तरफ से जो है अपने ढंग से जो है अपने को ढाल नहीं पाती है, अपने को विकसित नहीं कर पाती हैं। दूसरा तो ये है इनमें जो पूंजी का अभाव पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर सरकार के अधिक इसमें हस्तक्षेप रहेगा तो इनमें जो पूंजी का अभाव देखा जाएगा, क्योंकि ये जो बैंक जो है अपने ढंग से जो है पूंजी नहीं जुटा पाते हैं, साख सृजन नहीं कर पाते, क्योंकि जो इन पर अधिकतर सरकार का ही स्वामित्व होता है। तो और इनमें जो है प्रबंधन जो क्षमता होती है, इनमें प्रबंधन क्षमता का जो भी अभाव देखा जाता है। इनमें प्रबंधकीय क्षमता जो है सही ढंग से नहीं हो पाती है। तो इसलिए जो है सरकार का अधिक हस्तक्षेप होने की वजह से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है सही ढंग से जो है अपने साख सृजन नहीं कर पाते हैं, अपनी पूंजी नहीं बढ़ा पाते हैं। तो इसी को देखते हुए नाबार्ड ने परामर्श किया। नाबार्ड के परामर्श से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जो एकीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया गया, ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जब एकीकरण किया गया, जब सब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जब एक साथ लाया जाएगा तो वे एकजुट होकर जो है अपने पूंजी को बढ़ा पाएंगे, अपने को विकसित कर पाएंगे।
तो इस उद्देश्य से जो है आरआरबी के जो है उसके जो परिचालन लागत है वो मतलब परिचालन लागत मतलब उसके जो उसके जो कार्यों में जो लागत आता है उसके कार्य करने में उसमें कमी करके जो है उसके जो पूरी उसकी कार्य प्रणाली है उसकी दक्षता जो है उसमें सुधार करने के उद्देश्य से जो है बैंकों के क्षेत्रीय बैंकों के जो एकीकरण करने पर जो ध्यान केंद्रित किया गया। नेक्स्ट है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक क्या है? तो सहकारी बैंक एक तरह की कंपनी होती है, कंपनी नहीं, एक तरह से समिति होती है। तो सहकारी बैंक ऐसी समितियां होती हैं जिनका मुख्य जो व्यवसाय होता है, मुख्य जो उद्देश्य होता है, इनका बैंकिंग का कार्य करना ही होता है। और इन समितियों पर जो है इनके सदस्यों का जो अधिक अधिकार होता है और इनको जो है इनके प्रबंधन या फिर और प्रबंधन करने का और नियंत्रित करने का अधिकार जो है इसके सदस्यों का ही होता है। तो प्रत्येक सहकारी बैंक में 15 से 20 सदस्यों की सामूहिकता होती है। तो इन्हीं सदस्यों का जो स्वामित्व इन क्षेत्रीय सहकारी समितियों में होता है। तो सहकारी समिति ये मानते हैं कि जब तक सामूहिक विकास नहीं किया जाएगा, सामूहिक विकास को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, सामूहिक विकास पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो देश का आर्थिक विकास कैसे हो पाएगा? देश का आर्थिक विकास हो ही नहीं पाएगा जब तक देश के सामूहिक विकास पर नहीं ध्यान दिया जाएगा, देश के पिछड़े वर्गों को भी विकास की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा। तो इसीलिए इन बैंकों की स्थापना जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए जो है इनकी स्थापना की गई, ताकि जो है जो हमारे समाज के जो अंतिम व्यक्ति हैं उनको जो है विकास के मुख्य धारा से लाया जा सके, जोड़ा जा सके, जिससे सामूहिक विकास को प्रोत्साहित करके जो है आर्थिक विकास किया जा सके। तो इसी उद्देश्य को देखते हुए जो है सहकारी बैंकों की जो स्थापना क्षेत्रीय एवं ग्रामीण बैंकों के विकास के लिए की गई। तो जो सहकारी बैंक होते हैं, जैसे कि हमारे संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूची शामिल होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची होती है, जो बैंकिंग होता है, वो संघ सूची में आता है। समवर्ती सूची में जो है सहकारी बैंकों के जो है सहकारी समितियों के निगमीकरण, नियमन, समाप्ति, ये सब का जो कार्य होता है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, संघ सूची, राज्य सूची दोनों की जो भूमिका हो जाती है। तो इसीलिए जो इसमें दोहरे नियमन की जो समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि जो इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के द्वारा जो इसमें जो है हस्तक्षेप किया जाता है, इसके कानून और नियमों में जो है हस्तक्षेप किया जाता है। तो इस प्रकार जो है जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो सहकारी समितियों की स्थापना की जाती है, तो उसके लिए जो बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के अंतर्गत जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों में सहकारी समितियों की स्थापना की जाती है। तो इसीलिए वर्ष 1965 से 66 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में जो कुछ संशोधन किया गया है, और संशोधन इसलिए किया गया ताकि जो आरबीआई को जो है सहकारी बैंकों से संबंधित कुछ अधिकार दिए जा सकें। तो जो है सहकारी बैंकों के नियमन से संबंधित जो है आरबीआई को अधिक अधिकार देने के लिए, तो ताकि दोहरे नियमन की समस्या को समाप्त करने के लिए जो है आरबीआई को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन करके इसको कुछ अधिकार देने का प्रावधान किया गया। लेकिन जो है फिर भी जो है इन सहकारी बैंकों में दोहरे नियमन की समस्या भी बनी ही रही। तो इसीलिए नेक्स्ट हम वाणिज्यिक बैंक एंड सहकारी बैंक में अंतर देखेंगे। जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं इनकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत इनकी स्थापना जो एक बैंकिंग कंपनी के रूप में की जाती है। एंड इनका जो पंजीकरण होता है रजिस्ट्रार ऑफ जो है इनका जो पंजीकरण होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ जो है इनका पंजीकरण कराया जाता है, पंजीकरण होता है। एंड जो है बैंकिंग कार्य करने की वजह से ही इनका नियमन जो होता है आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो इनका नियमन करने का कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो ये बैंकिंग का कार्य कर रहे होते हैं। और जो है इनको बैंकिंग कार्य करने की वजह से ही इनको सीआरआर एंड एसएलआर भी रखना होता है। और जो है वाणिज्यिक बैंकों की जो शाखाएं होती हैं वो वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं पूरे देश में खोली जा सकती हैं। एंड
पूरे देश में जो इनकी शाखाएँ खोली जा सकती हैं। नेक्स्ट है सहकारी बैंक। सहकारी बैंकों की जो स्थापना है वो एक समिति के रूप में, सहकारी समिति के रूप में राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत जो है इनकी स्थापना की गई। एंड जो इनका पंजीकरण जो होता है रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के यहाँ जो है इनका पंजीकरण होता है सहकारी समितियों का। एंड जो है इनका नियमन जो है कुछ आरबीआई के द्वारा किया जाता है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा, और कुछ जो है राज्य सरकारों के द्वारा जो है इनका नियमन किया जाता है। तो इसीलिए इसमें दोहरे नियमन की समस्या होती है। एंड जो है इनकी स्थापना कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के जो विकास से संबंधित विकास के लिए की गई थी, ताकि जो कृषि एवं ग्रामीण विकास में साख सुविधाएं उपलब्ध हो सके और जो उनका विकास हो सके। तो सामान्यतः यही देखा जाता है कि एक राज्य में जो एक ही सहकारी समिति होती है। कभी वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में सहकारी समिति होने की स्थिति हो जाती है, लेकिन सामान्यतः तो ये देखा जाता है कि एक राज्य में एक ही सहकारी समिति मौजूद होती है। तो जो सहकारी बैंक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रामीण सहकारी बैंक और दूसरा शहरी सहकारी बैंक। ग्रामीण सहकारी बैंक 2 प्रकार के, एक अल्प अवधि वाले होते हैं, एक दीर्घ अवधि वाले। अल्प अवधि वाले में पहला हो जाएगा राज्य सहकारी बैंक, दूसरा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, एंड तीसरा जो होता है प्राथमिक कृषि साख समितियाँ। तो ये जो अल्प अवधि वाले जो है बैंक हो जाएंगे, दीर्घकालिक अवधि वाले बैंक हो जाएंगे राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, एंड जो केंद्रीय एंड जो प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो इस प्रकार जो है ग्रामीण सहकारी बैंकों के जो है 2 प्रकार होते हैं, अल्प अवधि वाले बैंक एंड दीर्घ अवधि वाले बैंक। तो इसीलिए जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तरह जो सहकारी बैंक में जो है एक क्षेत्र विकास विषय यानी कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जो है पर ध्यान केंद्रित करने का कार्य करते हैं और उसके विकास पर जो ध्यान केंद्रित करते हैं। इस प्रकार जो है सहकारी बैंकों की समस्याएं क्या होती हैं, तो हर बैंक में जो कुछ न कुछ समस्याएं, उसकी चुनौतियां, उसके जो उसमें कुछ न कुछ उसकी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इसी प्रकार सहकारी बैंकों की भी समस्याएं होती हैं। जैसे इसमें जो दोहरा नियमन होता है, इसमें जो है राज्य सरकार द्वारा इसके जो प्रबंधन, इसके ऑडिट, इसके पंजीकरण, इसकी समाप्ति का जो कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, और जो है यानी आरबीआई द्वारा जो बैंकिंग लाइसेंस देने का कार्य और इसके जो है ऋण नीतियों को जो तय करने का कार्य जो आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार जो इसमें दोहरे नियमन की समस्या देखने को मिलती है। एंड जो है अपारदर्शी नीति के कारण जो है इसमें जो अनियमितता देखने को में वृद्धि होती है, क्योंकि जो इसमें गोपनीयता की स्थिति होती है। एंड जो है ये तकनीक की दृष्टि से जो अधिक तकनीक को जो स्वीकार करने में, तकनीक को अपनाने में जो काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं, क्योंकि इनके पास पूंजी का अभाव होता है। एंड जो इन बैंकों में जो है प्रबंधन की कमी होती है, इनमें पेशेवर प्रबंधन की कमी देखने को मिलती है हमें। तो इसलिए जो है हर बैंकों की तरह सहकारी बैंकों में जो समस्याएं होती हैं, सहकारी बैंकों में सुधार भी किया गया। इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए सहकारी बैंकों में जो सुधार किए गए, तो सहकारी बैंकों में जो है सुधार किया गया कि जो शहरी सहकारी बैंक है, शहरी सहकारी बैंकों के जो अधिक प्रभावी ढंग से उनके नियमन के लिए, उनके संचालन के लिए तो एक उच्च स्तरीय समिति को गठित किया गया, जिस समिति ने सुझाव दिए उस उच्च स्तरीय समिति के सुझावों के आधार पर जो है क्षेत्रीय शहरी सहकारी बैंकों के लिए जो है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में जो संशोधन किया गया, और उस संशोधन के जरिए आरबीआई को जो है इन बैंकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए। तो आरबीआई को जो है इनके नियमन एवं प्रबंधन से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए आरबीआई को। इस उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर इस अधिनियम में संशोधन करके, विनियमन अधिनियम में संशोधन करके आरबीआई को जो है अधिकार दिए गए। तो इनमें पहला सुधार ये किया गया कि प्रबंधन क्षमता में सुधार किया गया। प्रबंधन क्षमता में सुधार ये किया गया कि जो सहकारी बैंक है, सहकारी बैंकों में जो कुछ निदेशक होते हैं, सहकारी बैंकों में निदेशक मंडल होता है, ये किया गया सुधार कि जो निदेशक मंडल है उसमें कम से कम 51% जो सदस्य हैं उनके पास एक निश्चित ज्ञान, नियम एंड जो है उनके पास अर्थशास्त्र का जो है एक अर्थशास्त्र से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण उनके पास ज्ञान हो, अर्थशास्त्री हो।
तो ये 51% सदस्य जो है अर्थशास्त्री नियम एंड जो है प्रबंधनीय क्षमता में जो अधिक उत्तीर्ण एंड योग्य होने चाहिए। एंड जो है इन विषयों का जो उन व्यक्तियों को जो उसके निदेशक मंडल 51% सदस्यों को इन विषयों से संबंधित जो कुछ विशेष ज्ञान होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आरबीआई जो उन निदेशकों को जो है निदेशक मंडल से हटा सकता है और जो है खुद नियुक्त कर सकता है। तो आरबीआई द्वारा जो प्रबंधकों की योग्यता एंड जो है उन्हें उनकी जो आवश्यक शर्तें होती हैं उन्हें नियुक्त करने के लिए उसको तय करने का अधिकार आरबीआई को दिया गया। आरबीआई जो है ग्रामीण सहकारी बैंकों के अध्यक्षों के अयोग्य होने की स्थिति में, जब अध्यक्ष योग्य नहीं नियुक्त किया जाते हैं तो अयोग्य होने की स्थिति में जो है आरबीआई जो उन जो है निदेशकों को हटा सकता है और जो है नए व्यक्तियों को जो उनके स्थान पर नियुक्त कर सकता है। तो आरबीआई जो है सहकारी बैंकों के जो है सुपर सेशन में बुला सकता है। सहकारी बैंकों को के सारे जो अधिकार है, सुपर सेशन मतलब बैंकों के सारे जो अधिकार है वो अपने पास ले सकता है, तो इसी को सुपर सेशन कहते हैं। तो आरबीआई जो ऐसा कर सकता है। तो प्रबंधकीय क्षमता में सुधार के लिए जो ऐसा किया गया, आरबीआई को शक्तियाँ दिया गया। दूसरा, ऑडिट एंड जो है वाइंड अप संबंधी सुधार किया गया। तो सहकारी बैंकों का ऑडिट करने का अधिकार आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो जो है आरबीआई के द्वारा बताया गया ऑडिट के आधार पर ही बैंकों का ऑडिटर किया जाता है। एंड जो प्रक्रिया होती है पूरी पारदर्शी यानी खुलेआम होती है, पूरी पारदर्शी तरीके से होती है। एंड जो है ऑडिट मतलब किसी संस्था या फिर उसके जो है जो कार्य होते हैं उसमें पारदर्शिता लाना होता है ऑडिट मतलब। एंड जो सहकारी बैंक होते हैं उनके वाइडम संबंधी जो प्रक्रिया होती है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए आरबीआई को जो कई महत्वपूर्ण विशेष अधिकार दिए गए। वाइंड अप मतलब जो है बैंकों की गतिविधियों को जो समाप्त करने का कार्य। वाइंड अप मतलब उनकी गतिविधियों को बंद करना या पूरी तरह से समाप्त कर देना, उसी को हम वाइंड अप कहते हैं। तो दूसरा ये है दूसरा ये है शेयर सिक्योरिटी में सुधार। तो जो बैंक थे शहरी सहकारी बैंक, तो सहकारी बैंकों में बैंक जो पहले शेयर सिक्योरिटी जारी नहीं कर पाते थे, शेयर सिक्योरिटी जारी करने का उनका अधिकार नहीं था, इसलिए जो है पूंजी इकट्ठा नहीं कर पाते थे। तो पूंजी इकट्ठा नहीं करने के कारण जो है ये बैंक जो है अधिक जो है पूंजी की समस्याओं से जो अधिक पीड़ित रहते थे। तो इस अधिनियम के जरिए इस अधिनियम संशोधन के जरिए जो है इन बैंकों को ये अधिकार दिया गया सहकारी बैंकों के कि ये जो है शेयर सिक्योरिटी जारी कर सकते हैं और शेयर सिक्योरिटी जारी करके जो है अपनी पूंजी में वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार जो है इन बैंकों को जो है शेयर सिक्योरिटी जारी करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है मॉरिटोरियम संबंधी सुधार। मॉरिटोरियम मतलब जो आरबीआई होता है, आरबीआई द्वारा जो कई बैंकों को जो मॉरिटोरियम में रख दिया जाता है, मतलब उनकी पूरी जो है कार्यप्रणाली को जो पर ब्रेक लगा दिया जाता है, तो वही मॉरिटोरियम कहलाता है। तो इसमें ये सुधार किया गया कि आरबीआई जो किसी भी बैंक को मॉरिटोरियम में रखे बिना उनके जो है निर्णय संबंधी जो प्रावधान होते हैं उसको लागू करेगी। तो ये किया गया कि आरबीआई जो किसी बैंक को जो मॉरिटोरियम में नहीं रखेगी। और सहकारी बैंकों से संबंधित कुछ अन्य सहकारी बैंकों से कुछ अन्य सुधार किया गया। तो ये किया गया कि सहकारी बैंक जो है अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से जो है लघु वित्त बैंक में परिवर्तित हो सकते हैं। कोई सहकारी बैंक चाहे तो वे जो है लघु वित्त बैंक में जो परिवर्तित हो सकता है सहकारी बैंक से। और जो है आरबीआई द्वारा जो है सहकारी बैंकों के जो है सभी सहकारी बैंकों के जो है उनके कार्यप्रणाली के आधार पर जो है उनको जो है एक संरचना में बांटा गया। उनको जो चार प्रकारों में जो उनकी कार्यप्रणाली के आधार पर बांटा गया। पहला जो है टियर फर्स्ट, टियर 2, टियर 3 एंड टियर 4। तो ये जो 4 प्रकार है इनमें जो सभी बैंकों की उनकी कार्यप्रणाली उनके बैंक बैलेंस के आधार पर जो बांटा गया। पहला में ये है कि 100 करोड़ रुपए तक के जमा रखने वाले बैंकों को जो टियर फर्स्ट में रखा गया। 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक के जमा रखने वाले बैंकों को जो है टियर 2 में रखा गया। 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक के जमा प्राप्त करने वालों को जो टियर 3 में रखा गया। एंड जो 10,000 करोड़ से जो है अधिक तक जमा प्राप्त करने वालों को जो टियर 4 में रखा गया।
नेक्स्ट है नाबार्ड। नाबार्ड जो है क्षेत्रीय ग्रामीण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड का ये पूरा नाम है। नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुई और इसकी स्थापना जो सी रामन समिति के सिफारिश के आधार पर जो है नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड की स्थापना जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है इसका उद्देश्य जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास के जो है विकास करना होता है। उसके विभिन्न क्षेत्रों में जो है वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से जो है उसमें उनको जो साख सुविधाएं उपलब्ध करने का कार्य करता है। जो वित्तीय संस्था होती है, जो बैंक होते हैं, उन बैंकों के माध्यम से जो है जो वो क्षेत्र होता है, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र होता है, उसमें जो साख सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य नाबार्ड द्वारा किया जाता है, विकास का कार्य किया जाता है। और यह भारत सरकार और आरबीआई की जो है सहायता से कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए जो एक विकास बैंक के रूप में भी कार्य करता है। तो इसमें जो एक सरकार एंड आरबीआई की जो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है नाबार्ड में, क्योंकि नाबार्ड जो उन्हीं के आधारों पर जो है इनमें विकास करता है, उन्हीं के इच्छा अनुसार जो है। एंड नाबार्ड के द्वारा जो है वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इन सभी के माध्यम से जो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र को जो है वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। तो ये सब देखने का कार्य इन क्षेत्रों, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों को जो वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनको साख सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनको सस्ते ब्याज दरों पर जो उनको ऋण उपलब्ध कराना, तो ये सभी कार्य करने का कार्य जो है इसके द्वारा किया जाता है, नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। नाबार्ड एक जो विकास बैंक के रूप में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जो कार्य करता है। एंड नेक्स्ट है पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक यानी भुगतान बैंक। तो भुगतान बैंक जो है संसाधनों की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए, बैंकिंग क्षेत्र में संसाधनों की गतिशीलता में वृद्धि करने के लिए, मैंने बताया था संसाधनों की गतिशीलता क्या होता है, और जो है जो समाज का वंचित वर्ग है उसको जो है विकास की धारा में, विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा में, आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो है भुगतान बैंक की स्थापना की गई, भुगतान बैंक की शुरुआत किया गया। और यह जो ग्राहक होते हैं उनको कई प्रकार की सुविधाएं भी देता है। जैसे पहला है कि ये जो है सभी ग्राहकों को लघु बचत खाते खोलने की जो सुविधा देता है। सभी ग्राहक जो है एक लघु बचत खाता खोलकर अपनी जमा को रख सकते हैं, अपनी जमा को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने जो बचत को सुरक्षित रख सकते हैं। एंड जो है ये जो है मुख्य रूप से जो प्रवासी श्रमिकों के लिए जो है ये शुरू किया गया है। जो प्रवासी श्रमिक हैं, निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति हैं और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, तो इनको जो है इन सभी को धन स्थानांतरण करने की सुविधा करने के उद्देश्य से जो है पेमेंट बैंक सुविधा देता है। इन सभी को जो है धन स्थानांतरण की सुविधा देता है पेमेंट बैंक। तो ये पेमेंट बैंक को मुख्य रूप से जो है प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है, जो कि प्रवासी श्रमिकों के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल हुई ये बैंकिंग। एंड इस बैंक की गतिविधियाँ यानी विशेषताएं क्या हैं? तो भुगतान बैंक की विशेषताएं ये हैं कि ये जो है यह जमा ले सकता है, जमा इकट्ठा कर सकता है, जमा स्वीकार कर सकता है, लेकिन ये शुरू में प्रति व्यक्ति जो है 2 लाख रुपए तक का ही जमा ले सकता है। मतलब एक व्यक्ति जो है 2 लाख रुपए तक ही इसमें जो है पैसा रख सकता है, अपना सुरक्षित रख सकता है। और ये जो डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, क्योंकि जो ये जमा स्वीकार करता है। और यह जो है इसको जो है ऋण देने की अनुमति नहीं होती है। पेमेंट बैंक जो है ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकता है, सिर्फ जमा स्वीकार कर सकता है। इसीलिए जो इसको क्रेडिट कार्ड जारी करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड के जरिए जो है एक तरह से जो है ग्राहक जो है बैंकों से ऋण ही ले रहे होते हैं। एंड जो है इसको जो है आरबीआई के नियम के अनुसार जो CRR एंड SLR रखना अनिवार्य होता है पेमेंट बैंक को। एंड पेमेंट बैंक को जो अपने जो इसके जो रिज़र्व होते हैं, जिस रिज़र्व जो इसके जो ग्राहक इसमें पैसे जमा करते हैं, जो इसकी देयता होती है, उसमें से इनको जो 75% जो हिस्सा होता है वो जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है सरकारी प्रतिभूतियों में जो इन्वेस्ट करना अनिवार्य होता है। तो अपने बैंक बैलेंस का 75% हिस्सा जो निवल देयताओं का 75% हिस्सा जो इनको जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करना पड़ता है। एंड जो है तो इसलिए जो है ये पेमेंट बैंक एक बचत खाते के रूप में कार्य करते हैं, बचत बैंक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट लघु वित्त बैंक। तो आरबीआई के द्वारा
मतलब आरबीआई जो है कई उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन बैंकों की स्थापना करता है, लघु वित्त बैंकों की स्थापना करता है, उनको लाइसेंस देता है। जैसे कि आरबीआई का उद्देश्य ये होता है कि बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा सके, बचत को अधिक सशक्त बनाया जा सके और छोटी इकाई, सीमांत एवं लघु किसान, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम और अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति, संस्था आधुनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से जो है इनको जो है कम लागत पर जो है ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है लघु वित्त बैंक को लाइसेंस दिया गया। और लघु वित्त बैंक जो है वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने में भी जो सहायक बन सकते हैं, क्योंकि जो है ये जो है एक तरह से जो है तो लघु वित्त बैंक जो है एक तरह से जो वित्तीय समावेशन में जो है सहायक की भूमिका निभाते हैं। लघु वित्त बैंक की जो है कार्यप्रणाली क्या होती है, इनकी गतिविधियाँ क्या होती है, तो लघु जो वित्त बैंक ये ग्राहकों से जमा स्वीकार कर सकते हैं तथा उनको जो है ऋण उपलब्ध करने की जो सुविधा दे सकते हैं। एंड जो इनके द्वारा जो दी जाने वाली जो सुविधाएँ होती हैं, इनके द्वारा जो दी जाने वाली साख सुविधाएँ होती हैं, वे जो है वंचित वर्गों को जो अधिक प्राथमिकता दी जाती है। ये जो बैंक जो है ऋण की सुविधा जो देते हैं वो वंचित वर्गों को जो है अधिक प्राथमिकता जो अपने ऋणों में देते हैं। और इन्हें जो है CRR और SLR रखना होता है, क्योंकि जो ये एक बैंकिंग की भूमिका निभा रहे होते हैं, बैंकिंग का कार्य कर रहे होते हैं। और इन बैंकों को जो है अपने रिजर्व का, अपने निवल ऋण का न्यूनतम जो है न्यूनतम 75% जो हिस्सा है इनको प्राथमिक क्षेत्र में निवेश करना होता है, प्राथमिक क्षेत्र के जो है ऋण देना होता है। तो इनको अपने 75% जो प्राथमिक क्षेत्र को उधार देने में जो है करना होता है। और इस प्रकार जो पेमेंट बैंक था वो प्रवासी श्रमिकों के लिए था, मैंने बताया था। तो इसमें जो है सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसको बना दिया, जो कि इंडिया के लोगों के लिए हो, इंडिया के नागरिकों के लिए हो। तो इसलिए जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, भारतीय डाक भुगतान बैंक, इसकी स्थापना की गई। तो आरबीआई ने जो है भारतीय डाक को जो है भुगतान बैंक का जो है लाइसेंस दे दिया, भुगतान बैंक का अधिकार प्रदान कर दिया, जिसमें जो है 100% जो है सरकार का स्वामित्व होता है इन बैंकों में, इन संस्था में। एंड जो है इसका उद्देश्य जो है देश के अंतिम व्यक्ति तक जो है बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है इसको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की गई। तो अंतिम व्यक्ति कहने का अर्थ है समाज का वह व्यक्ति जिसके पास बैंक नहीं है अभी, जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, जिसको वित्त प्रक्रिया से एकदम कोसों दूर है, तो उस व्यक्ति को हम समाज का वंचित वर्ग कहते हैं, समाज का अंतिम व्यक्ति कहते हैं। एंड जो है भारतीय डाक का जो है बहुत अधिक बड़ा नेटवर्क जो है भारत में उपलब्ध है। और इसीलिए जो है नागरिकों का इस संस्था पर जो बहुत अधिक विश्वास होता है। एंड जो है इस प्रकार जो इसके माध्यम से जो है जो ग्राहक हैं वे जो अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं बैंकों को, जिससे ये जो है ग्राहकों को जो है उनके जो है लघु बचत खाते खोलने की जो प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं। और जो है उनको जो मूलभूत जो बैंकिंग सुविधाएं होती हैं, जो कि हर किसी को करने चाहिए, मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं, मेरा कहने का अर्थ है कि बैंकों से छोटे मोटे ऋण लेना, बैंकों को जमा स्वीकार करना। तो इसलिए जो मूलभूत जो बैंकिंग सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध कराने का कार्य जो है ये भुगतान बैंक करता है। और जो उन्हें जो है घर से ही पैसे के स्थानांतरण की सुविधा देता है, वे घर बैठे ही अपने पैसे भेज सकते हैं, निकाल सकते हैं। एंड जो है इस प्रकार जो है ये जो है हर गांव में जो है मौजूद होता है, गांव के हर क्षेत्र में मौजूद होता है पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और लोग इसको जो है अधिक आसानी से और घर से ही इस संस्था का जो लाभ उठा पाते हैं। इसीलिए जो है इसका विशाल नेटवर्क भारत में उपलब्ध है और नागरिकों का जो अधिक विश्वास पात्र जो है संस्था है। लेकिन इसमें जो कुछ चुनौतियाँ, इसकी कुछ समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, देखने को मिलती हैं इस बैंक में।
पहला तो ये है कि इसमें जो है आधुनिक संरचना का अभाव होता है, ये डेवलप नहीं हो पाते हैं आधुनिक तरीके से, वैसे ही पुराने तरीके से, क्योंकि जो अब जब हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिस में जाते हैं तो उनमें जो है कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ डेवलप आधारभूत संरचना मौजूद नहीं होती है उनके ऑफिस में। एंड जो है इसमें इनमें प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी कमी होती है, इस संस्था में अभाव होता है। ऐसे कर्मचारी इसमें मौजूद होते हैं जिनको उस कार्य के बारे में अधिक अनुभव ना हो, वो उसके लिए योग्य भी ना हो। तो इसमें जो प्रशिक्षित कर्मचारी, शिक्षित अनुभवी कर्मचारियों का जो अभाव होता है इस संस्था में। एंड जो है इनमें पूंजी का अभाव देखा जाता है। तो पूंजी का अभाव होने की वजह से ये संस्था जो निजी क्षेत्र से जो अधिक तालमेल यानी प्रतिस्पर्धा करने को करती रहती है, तो जो है ये जो निजी क्षेत्र से अधिक प्रतिस्पर्धा करती है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है निजी क्षेत्र से अधिक प्रतिस्पर्धा करती है। एंड तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वित्तीय समावेशन। तो वित्तीय समावेशन जो है, वित्तीय समावेशन का मतलब ये है कि देश के वंचित वर्ग को जो है, जो हमारी वित्तीय व्यवस्था है जो कि बहुत अधिक प्रचलित होती है, देश के वंचित वर्ग को हमारी वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने का कार्य जो है वित्तीय समावेशन के जरिए किया जाता है। तो वित्तीय समावेशन का तात्पर्य यही होता है। एंड जो है इसके अंतर्गत जो उन व्यक्तियों को, उन संस्थाओं को, उन व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता है जो कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र यानी ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जिनका विकास करना अधिक कष्टदायी होता है, अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के जो है व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया जाता है। मतलब कि जो वित्तीय समावेशन है समाज के वंचित वर्गों के जो वंचित वर्ग को जो हमारे वित्तीय समावेशन, वित्तीय व्यवस्था के जो धारा से, मुख्य धारा से जोड़ने की प्रक्रिया में जो है अधिक कारगर साबित होता है वित्तीय समावेशन। तो वित्तीय समावेशन एक तरह से जो है संसाधनों की गतिशीलता में जो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि हमारे संसाधन गतिशील बने रहें। तो ये जो है ग्राहकों को कई प्रकार की समस्याएं भी, सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। तो ये जो है हमारे जो वंचित वर्ग हैं उनको जो है उनके जो संसाधन हैं, उनके पास जो पैसे होते हैं वो जो है अगर आके बैंकों में अगर अपने पैसे जमा करेंगे तो उससे जो है संसाधनों की गतिशीलता में वृद्धि होगी। तो इसलिए संसाधनों की गतिशीलता को बढ़ाने में वित्तीय समावेशन जो अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, अधिक उपयोगी हो जाता है। वित्तीय समावेशन जो कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जैसे ये जो है जो बचत होता है, बचत करने की जो प्रवृत्ति होती है, बचत करने के लिए जो है ये आसान तरीके से जो बैंक खाते को जो है बैंक खाते उपलब्ध कराता है। तो ये आसान तरीके से बैंक खाते उपलब्ध कराता है ताकि ग्राहक जो है आसानी से जो है अपने पैसे को इसमें बचत यानी सुरक्षित रख सकें। एंड ये जो है बहुत अधिक सस्ते दर पर जो है बहुत अधिक सस्ते दर पर जो निम्न आय वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, समाज के हमारे जो निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति होते हैं, उनको जो है अधिक सस्ते दर पर जो है ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने का जो है कार्य करता है। एंड जो है ये वंचित वर्ग, समाज के वंचित वर्ग को जो है कई जो है मूलभूत सुविधाएं जो कि हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। तो समाज के हर एक व्यक्ति को जो मूलभूत सुविधाएं जैसे कि उनको बीमा, पेंशन, इंश्योरेंस, इन सब की जो सुविधाएं होती हैं, मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, वित्तीय समावेशन जो है वंचित वर्ग को उपलब्ध कराता है। तो ये मान्यता है कि अगर जब तक वित्तीय समावेशन के बिना जब तक वित्तीय समावेशन नहीं किया जाएगा, तो वित्तीय समावेशन के बिना समावेशी विकास नहीं किया जा सकेगा। तो वित्तीय समावेशन जब तक नहीं हो पाएगा तब तक समावेशी विकास का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो हमारे वित्तीय व्यवस्था है उससे जो है समाज के वंचित वर्गों को जोड़े बिना, नागरिकों तक विकास प्रक्रिया का जो पहुंचाए बिना हम जो है वित्तीय समावेशन नहीं कर सकते हैं। और जब तक हम वित्तीय समावेशन नहीं करेंगे, समावेशी विकास का लक्ष्य भी नहीं पूरा हो पाएगा।
क्योंकि समावेशी विकास में तो वंचित वर्ग भी आ जाएंगे ना। तो जब तक वंचित वर्गों का विकास ही नहीं किया जाएगा तब तक हमारा वित्तीय समावेशन का लक्ष्य कैसे पूरा हो पाएगा। तो इसी वजह से जो है ये मान्यता है कि जब तक वित्तीय समावेशन नहीं किया जाएगा तब तक समावेशी विकास का लक्ष्य भी नहीं पूरा हो पाएगा, तब तक आर्थिक विकास भी नहीं हो पाएगा हमारा। तो अगर हमारा वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूरा हो जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था विकसित भी हो सकती है, हमारे देश की जो व्यवस्था है। तो वित्तीय समावेशन में जो है कुछ वर्गों को लक्षित किया जाता है, टारगेट किया जाता है, जैसे कि इसमें जो है समाज के वंचित वर्गों को, जैसे कि सीमांत एवं लघु किसान को, प्रवासी श्रमिकों को, समाज का कमज़ोर वर्ग हो गया, निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति। तो इस कैटेगरी में आने वाले व्यक्तियों को जो है लक्षित किया जाता है वित्तीय समावेशन। अगर इनका विकास हो गया तो मानो वित्तीय समावेशन विस्तार कर रहा है। तो वित्तीय समावेशन के लिए कई संस्थाएं भी जो है कई भूमिका निभाती हैं, जैसे कि इसमें जो कई वित्तीय संस्थाएं, जैसे कि वित्तीय संस्थाएं मतलब कि लघु वित्त बैंक, वाणिज्यिक बैंक, शहरी सहकारी बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक, भुगतान बैंक, भारतीय डाक भुगतान बैंक। तो ये सब जो वित्तीय संस्थाएं हैं, ये जो वित्तीय समावेशन में जो सहायता कर रही होती है, ये भी संस्थाएं। दूसरा है बीमा कंपनियां भी जो वित्तीय समावेशन में सहायता करती हैं। तीसरा है NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो NBFC के बारे में मैं आगे पढ़ाऊँगी। तो NBFC भी एक संस्था है, वित्तीय संस्था है, जो कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने पर जो ध्यान केंद्रित करती है। तो इस प्रकार वित्तीय समावेशन के जो है लाभ मिलते हैं कई क्षेत्रों को। अगर वित्तीय समावेशन होता है तो इसका कई क्षेत्रों को लाभ हो सकता है, जैसे इसका ग्राहकों को लाभ मिल सकता है वित्तीय समावेशन का। ग्राहकों में जो है बचत प्रवृत्ति उनमें बढ़ेगी, अधिक अपने बचत को सुरक्षित रख पाएंगे। बैंकों में मूलभूत सुविधाएं, आसानी बैंकिंग सुविधाएं की वजह से जो अपने जमा को सुरक्षित रख पाएंगे। एंड जो उनके ब्याज के माध्यम से उनके आय में वृद्धि हो सकती है। मतलब जो ग्राहक हैं जब वो बैंकों में अपने पैसे जमा करेंगे तो उनको जो है उन पैसों पर जो है बैंक जो है हर वर्ष जो है कुछ ब्याज दर उपलब्ध कराएगा। ब्याज के रूप में उनको आय, मतलब वो ब्याज एक तरह से उनका आय ही हो गया। तो वो जो आय का सृजन कर पाएंगे ब्याज के माध्यम से। एंड जो है उनका जो है उनका जो जमा, ऋण, पेंशन, ये सब की जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं भी उनको जो प्राप्त हो सकेंगी। उनका जीवन स्तर अधिक ऊपर उठ सकता है। तो वित्तीय समावेशन से ग्राहकों को लाभ हो सकता है, वित्तीय समावेशन से वित्तीय संस्थाओं को लाभ हो सकता है। वित्तीय संस्थाओं के जो है वित्तीय संस्थाओं का इसमें जो साख सृजन करने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है। वित्तीय समावेशन अधिक सशक्त, अधिक अच्छे ढंग से जो अपने साख सृजन की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। एंड जो है वित्तीय समावेशन को जो अधिक लाभ होता है, वित्तीय संस्थाओं को जो अधिक लाभ होता है वित्तीय समावेशन से। एंड जो इनके ब्याज दरों में भी एंड इनके व्यापार में भी वृद्धि होती है वित्तीय समावेशन से। तो इससे ग्राहक, वित्तीय संस्था, इन सभी को लाभ होता है। और इसका लाभ जो अर्थव्यवस्था या फिर सरकार को भी लाभ होता है। इससे जो है सरकार के तरफ से जो संसाधनों की गतिशीलता में सुधार होता है। संसाधन जो है अधिक गतिशील हो पाते हैं अर्थव्यवस्था में। एंड जो है इससे बचत दर एंड जो निवेश के दर में भी वृद्धि होती है। तो इससे जो है बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है और इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है। एंड जो इससे उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होती है। अधिक जो है वस्तुओं को उत्पादन किया जाता है, जिससे जो है लोगों को अधिक रोजगार मिलता है। इससे देश में बेरोजगारी की समस्या भी सुधर पाती है। और जो कल्याणकारी योजनाएं जिन क्षेत्रों को, जिन वास्तविक जो लाभार्थी तक पहुंच पाता है, जो सरकार कल्याणकारी योजनाएं लाती है उसको जो वास्तविक लाभार्थी जिन नागरिकों को, जिन लक्ष्य के लिए जो सरकार कल्याणकारी योजनाएं लाती है उन तक जो पहुंच पाता है वित्तीय समावेशन से। एंड जो है इससे जो संसाधनों के वितरण प्रणाली में जो अधिक पारदर्शिता आती है। जैसे मैंने बताया था कि संसाधन होते तो हैं समाज में, लेकिन उनके वितरण को लेकर समस्याएं बनी रहती हैं। तो संसाधनों के वितरण जो होता है, जो कि समाज के हर ऐसे व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति, वंचित वर्ग सभी के पास जो है संसाधन उपलब्ध हों। तो संसाधनों के वितरण प्रणाली में जो संसाधनों का वितरण अधिक पारदर्शी ढंग से हो पाता है, अधिक खुले ढंग से हो पाता है। एंड जो है
इससे जो है अनावश्यक रूप से जो खर्च होता है सरकार का, उसमें जो कटौती होती है, अनावश्यक खर्चों में जो कमी आ जाती है वित्तीय समावेशन। तो इससे जो है सरकार यानी अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है अगर वित्तीय समावेशन होता है तो। इससे जो हमारे वित्तीय समावेशन से जो हमारे वित्तीय व्यवस्था को भी लाभ होता है। हमारे वित्तीय व्यवस्था में जैसे कि असंगठित क्षेत्र को असंगठित वित्तीय बाजार का जो है कमी आ जाती है, उसमें संकुचन आ जाता है। तो जो असंगठित वित्तीय बाजार है, मैंने बताया था कि असंगठित वित्तीय बाजार जैसे कि जिसमें कोई नियम प्रक्रिया कानून नहीं होती, इसमें मौखिक आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। असंगठित वित्तीय बाजार में सेठ और साहूकार आ जाते हैं। तो हमारी पहले की जो अर्थव्यवस्था थी वो असंगठित क्षेत्र पर ज़्यादा केंद्रित थी। तो इससे हमारी वित्तीय व्यवस्था में ये लाभ होता है कि असंगठित वित्तीय बाजार का जो संकुचन होता है एंड जो संगठित मुद्रा बाजार को जो में वृद्धि होती है। संगठित मुद्रा बाजार के माध्यम से जो है सस्ती ब्याज दरों पर जो है ग्राहकों को ऋण मिलता है। तो इसीलिए जो है हमारी जो वित्तीय व्यवस्था है, अगर वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूरा किया जा सके तो हमारा जो समाज जो है हमारे ग्राहकों को, वित्तीय संस्थाओं को, अर्थव्यवस्था यानी सरकार को एंड जो है इससे हमारे पूरी वित्तीय व्यवस्था को जो लाभ मिल पाएगा। तो वित्तीय समावेशन का मापन कैसे होता है? नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन का मापन। वित्तीय समावेशन का मापन क्या है? तो जो वित्तीय समावेशन है, जो हमारे वित्तीय समावेशन जब हमारी वित्तीय व्यवस्था है, वित्तीय व्यवस्था से जो वित्तीय व्यवस्था में वंचित वर्ग की भूमिका को जब हम मापते हैं तो हमारी वित्तीय व्यवस्था में वंचित वर्ग की भूमिका को मापकर हम वित्तीय समावेशन का मापन करते हैं। मतलब कि जब वित्तीय व्यवस्था में वंचित वर्गों की भूमिका बढ़ती है तो हम ये जान पाते हैं कि हाँ, वित्तीय समावेशन का विस्तार हो रहा है। तो इसी को देखते हुए हाल ही में आरबीआई ने जो है वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी करने शुरू कर दिया है, जो कि वित्तीय समावेशन का मापन करेगी कि किस हद तक जो है वंचित वर्ग जो है हमारे वित्तीय व्यवस्था से जुड़ पाए हैं। तो इसकी वित्तीय समावेशन की कुछ चुनौतियाँ भी हैं। इसमें अत्यधिक जनसंख्या की समस्या हो जाती है, क्योंकि हमारी भारत की जनसंख्या अधिक है और इस अधिक जनसंख्या में वंचित वर्ग को ढूंढना और उसको वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एंड वित्तीय साक्षरता का अभाव भी देखा जाता है, क्योंकि जो हमारे समाज के जो वंचित वर्ग है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसको वित्तीय साक्षरता का कोई ज्ञान नहीं है। वो बस सामान्य जीवन जी रहा होता है, उसको वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय साक्षरता के बारे में कोई अनुभव यानी कोई ज्ञान नहीं। एंड जो वित्तीय समावेशन की जटिल प्रक्रिया भी सामने आती है, क्योंकि हमारी जो वित्तीय समावेशन प्रक्रिया है, इसकी जो प्रक्रिया है बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, क्योंकि समाज का अंतिम व्यक्ति को ढूंढना और उसको हमारे वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना आसान नहीं होता है। और जो सुदूर रूप से ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उनमें जो है आधारभूत संरचना का अभाव देखा जाता है, पाया जाता है। तो वित्तीय समावेशन के लिए कुछ हमारे देश में प्रयास भी किए गए, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के जरिए जो सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू करने का उद्देश्य यही था कि वित्तीय समावेशन को बढ़ाया जा सके, संसाधनों की गतिशीलता को बढ़ाया जा सके। तो इस उद्देश्य से जन धन योजना लाई गई। आरबीआई के द्वारा जो नए बैंकों को लाइसेंस देने की वजह से जो हमारे वित्तीय समावेशन में वृद्धि करने का प्रयास किया गया। वित्तीय साक्षरता एंड वित्तीय शिक्षा नीति के माध्यम से जो है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने पर ध्यान किया गया। तो कुछ प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा, ताकि हमारे संसाधनों की गतिशीलता एंड वित्तीय समावेशन को बढ़ाया जा सके।